Hello everyone, I'm Gitanshi Aditya and today we are going to study chapter number 5, The Amazing World of Numerical Patterns. आज हम नंबर्स के पैटर्न्स, नंबर्स जो हैं अलग अलग तरीके से कैसे बनते हैं और कैसे उनके अलग अलग प्रकार बनते हैं, ठीक है, कैसे हम दो नंबरों को जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे और नंबर्स के अमेजिंग वर्ल्ड को जानेंगे। एकदम बहुत ही अच्छे, मतलब हमें ना खुश कर देने वाले, चौंका देने वाले, अमेजिंग, एकदम मस्त वाले वर्ल्ड को आज हम यहाँ पे जानेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, आप सभी अपने अपने बुक में चैप्टर नंबर 6 पे आ जाएं। आई एम सो सॉरी, मैंने यहाँ पे चैप्टर 5 लिख दिया है, यह है चैप्टर नंबर 6, ठीक है। द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ न्यूमेरिकल पैटर्न्स। नंबर की जो अलग अलग पैटर्न होते हैं, तरीके होते हैं, उनको आज यहाँ पे हम उनकी दुनिया को आज पढ़ेंगे, नंबर्स को पढ़ेंगे। सो देखो, आ जाते हैं, सबसे पहले रीडिंग करना शुरू करते हैं। This lesson will tell you that mathematics is a simple pattern. ये जो लेसन है वो हमें ये बताएगा कि मैथमेटिक्स जो है, मैथ्स जो है, वो एक सिंपल सा, बहुत ही आसान सा पैटर्न है। पैटर्न मतलब किसी चीज़ को ना होने का तरीका, हर चीज़ को लिखने का, बनाने का एक तरीका होता है, वैसे ही मैथ्स का एक पैटर्न होता है, ठीक है। आप इंग्लिश पढ़ते हो तो भी एक पैटर्न होता है, मैथ्स पढ़ते हो तो भी एक पैटर्न होता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ये आप जानते हो कि 1 के बाद 2 ही आता है, 2 के बाद 3 ही आता है, 3 के बाद 4, वैसे ही 5 और 6। मैं ऐसे उल्टा नहीं लिख सकती, मैं ऐसे नहीं लिख सकती कि 2 5 7 सॉरी 4 फिर 5 फिर 1, ये उसका पैटर्न नहीं है, ठीक है। मैथ्स का एक सिंपल सा पैटर्न है और वो ऐसा ही चलता जाता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ये इसका भी एक सेट पैटर्न होता है, ठीक है। अब देखो, वी नीड टू वर्क with great enthusiasm to understand this pattern, think critically and reason creatively. Read on to see how numbers make our life easier. हमें ना यहाँ पे बहुत ही उत्साह के साथ काम करना पड़ेगा और ना कुछ अलग तरीके से, ठीक है, बहुत ही सोच विचार करना पड़ेगा और क्रिएटिव नए तरीके से सोचना पड़ेगा ताकि आप नंबर्स को अच्छी तरीके से समझ सको, ठीक है। नंबर्स जो है जिसे समझने के लिए आपको बहुत ही क्रिएटिव ढंग से, ठीक है, एकदम ही नए तरीके से, ठीक है, अपना दिमाग का यूज़ करके, नए तरीके से आपको यूज़ करके दिमाग को अपने इसे समझने की कोशिश करनी होगी। मैथ्स जो है ना, वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको अपने दिमाग का बहुत यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि जो इसके पैटर्न है ना, वो सिंपल तो है लेकिन थोड़े क्रिटिकल हैं। तो देखो, यहाँ पे आपको सोचना भी वैसे ही पड़ता है, कुछ अलग टाइप के लॉजिक लगा के, अपने दिमाग का यूज़ करके। Read on to see how numbers make our life easier. मैं जानती हूँ थोड़ा भी टफ लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, कि मतलब क्रिटिकली कैसे सोचना है, हम तो मैथ्स को अच्छे से बना लेते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो मैथ्स बहुत अच्छे से सॉल्व करते होंगे, ठीक है। तो देखो, अब हम यहाँ पे ये जानेंगे कि चलो, हमने ये तो जान लिया कि मैथ्स का एक पैटर्न होता है और इसे सॉल्व करने के लिए हमें अपने दिमाग का यूज़ करना पड़ता है अलग ढंग से, कुछ नए तरीके से। लेकिन अब हम यहाँ पे ये जानेंगे कि कैसे मैथ्स हमारी लाइफ को बहुत ईजी बना देता है। तो मैथ्स इज़ अ सब्जेक्ट आई जस्ट हेट, सेड शीना। एक लड़की है यहाँ पे, शीना, ठीक है, वो क्या बोलती है कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे मैं एकदम नफरत करती हूँ। शीना एक लड़की है जिसे मैथ्स बिल्कुल नहीं पसंद है, तो वो बोलती है मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे मैं नफरत करती हूँ। आप में से बहुत से बच्चे होंगे जिन्हें मैथ्स बहुत पसंद होगा, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें मैथ्स बिल्कुल अच्छा नहीं लगता होगा, ठीक है। तो देखो आगे क्या होता है। बट वाई आर्ग्यूड सुनीता। लेकिन अब सुनीता क्या पूछती है, एक और लड़की है, लेकिन क्यों तुम्हें पसंद नहीं है। वो अब उससे जानने की कोशिश करती है कि क्यों शीना को मैथ्स पसंद नहीं है। तो वी नीड टू लुक एट mathematics as a beautiful world of numbers, a wondrous world of patterns and a lovely blend of colors and shapes. सुनीता बोलती है कि हमें मैथ्स को कैसे देखना चाहिए, तो एक ना नंबर्स का एक बहुत ही खूबसूरत सी दुनिया,
नंबर्स की एक खूबसूरत सी दुनिया की तरह देखना चाहिए, और वैसे ही एक चौंका देने वाली दुनिया जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग पैटर्न्स हैं, हर चीज़ को बनाने का एक अलग अलग तरीका है जो हमें चौंका देता है। और वैसे ही कलर्स और शेप का एक लवली ब्लेंड, मतलब कलर्स और शेप्स का एक मिक्सचर। मैथ्स में ही हम ट्राइंगल पढ़ते हैं, रेक्टेंगल पढ़ते हैं, ये सारी अलग अलग शेप्स भी हम मैथ्स में ही पढ़ते हैं। तो शीना बोलती है कि मुझे मैथ्स बिल्कुल नहीं पसंद है, मुझे नफ़रत है उससे। तो सुनीता बोलती है कि क्यों नहीं पसंद है, हमें तो मैथ्स को कैसे देखना चाहिए कि ये जो है वो नंबर्स की दुनिया है, बहुत ही अच्छी सी खूबसूरत सी दुनिया है। यहाँ पे बहुत सारी हर चीज़ को बनाने का, हर चीज़ को सॉल्व करने का एक अलग सा पैटर्न है, तरीका है, जो कि हमें चौंका देता है, और कलर्स और शेप का एक बहुत ही अच्छा सा मिक्सचर है। फिर देखो, नंबर्स आर अ लॉजिकल वर्ल्ड ऑफ शेप्स एंड पैटर्न्स। नंबर्स क्या है, जो है ना, लॉजिकल वर्ल्ड ऑफ शेप्स एंड पैटर्न्स, मतलब जिसे हम देख के समझ पाएँ, ऐसी एक दुनिया है क्या कि नंबर्स की और पैटर्न्स की अलग अलग यहाँ पे ना तरीक़ों से चीज़ें बनती हैं। जैसे आप क्या बोलना चाहिए, प्लस जब हम करते हैं 2 + 2, आप जब प्लस करते हो तो आपका आंसर 4 ही आता है। ये नहीं होता कि आप 2 + 2 किए तो आप आंसर लिख रहे हो 7। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तो ये हर चीज़ को सॉल्व करने का एक पैटर्न है, ठीक है। मैथ्स में प्लस करने का एक पैटर्न है, एक तरीका है, माइनस करने का, ठीक है, सब्ट्रैक्शन करने का, एडिशन करने का, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन, हर चीज़ का एक तरीका है मैथमेटिक्स में। फिर देखो, नंबर्स आर एवरीवेयर, नंबर्स हर जगह है, ठीक है, हर जगह पे नंबर्स हैं। In supermarkets we take the weight of the vegetables, fruits, sugar and salt. जब हम सुपरमार्केट में जाते हैं, ठीक है, जैसे आप कभी मॉल गए होगे तो बिग बाज़ार वगैरह, ठीक है, या फिर आप अपने आस ही पास देख लो, अगर आप राशन की दुकान में जाते हो तो आप चीज़ों को तौल के लेते हो। नंबर्स ना हर जगह होते हैं। हम जैसे अगर हम कभी सब्जी लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, मुझे 1 किलो भिंडी चाहिए, 1 किलो टमाटर चाहिए, और कोई सब्जी है तो वो चाहिए, जो आपकी फेवरेट सब्जी हो, ठीक है। तो आप उसे वजन में लेते हो, किसी वेट में लेते हो कि मुझे 1 किलो चाहिए या 2 किलो चाहिए, ठीक है। वैसे ही अगर आपको फ्रूट्स लेने होते हैं तब भी आप बोलते हो कि जैसे आपको बनानास खरीदने होते हो तो आप क्या बोलते हो, मुझे 1 डज़न बनानास चाहिए। 1 डज़न में कितने होते हैं, 12 बनानास होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हर चीज़ को हम नंबर्स में ही लेते हैं कि मुझे कितने चाहिए, ये आप जब किसी दुकानदार को बताते हो उस हिसाब से वो आपको दे देता है। अगर ये नंबर्स नहीं होते तो क्या हम बता पाते कि हमें कोई चीज़ कैसे चाहिए। आपको अगर कोई चीज़ चाहिए, दुकानदार ने पूछा कितनी चाहिए, तो आप बताते हो ना, मुझे 2 चाहिए, 3 चाहिए। तो अगर ये नंबर्स ही नहीं होते तो कैसे बता पाते। फिर देखो, in movie halls we look for the numbers of our seats and in the books too we look for page numbers. हाँ, जब आप मूवी देखने के लिए जाते हो मूवी हॉल में, तब आप क्या देखते हो कि वहाँ पे आपका सीट नंबर कौन सा है। जब आपको सीट नंबर पता होता है तब तो आप अपनी सीट पे बैठ पाते हो ना, अगर नहीं पता होगा तो कैसे बैठ पाओगे। वैसे ही अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ऐसा कई बार होता है कि आप पूछते हो कि मैम कौन सा पेज नंबर। तो अगर पेज नंबर ही नहीं होता तो क्या मैं आपको बता पाती कि मैं क्या पढ़ाना चाह रही हूँ और आप क्या जानना चाहते हो। जिस पेज पे मुझे जाना है और जिस पेज पे आपको जाना है, ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ पेज नंबर 79, तो आप कैसे जान पा रहे हो। अब आपको पता है ना कि कोई नंबर है जिस पे आपको आना है और वो पेज ओपन करना है। तो ये क्यों पॉसिबल हो पाया, नंबर के कारण पॉसिबल हो पाया। अब देखो, numbers make life easy when we make a booking of our train or flight ticket or when we wait in a long queue for our turn to take the cruise on the beaches. Numbers जो हैं हमारी लाइफ को बहुत easy बना देते हैं, आसान बना देते हैं जब भी हम ट्रेन बुकिंग करते हैं, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम होता है ना कि ट्रेन में जिसने पहले बुकिंग की, मान लो आपके पास 10 सीट है और बुकिंग करने वाले 15 लोग हैं, ठीक है, तो जो पहले बुकिंग करेगा उसे पहले सीट मिल जाएगी। होता है ना ऐसा कि जिसने पहले बुकिंग की उसे पहले सीट मिल गई। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया। आप जब आपको पता चलेगा कि इस इंसान ने या जो भी कोई आदमी है जिसने सबसे फर्स्ट बुकिंग करवाई, फिर किसी ने दूसरे नंबर पे करवाई, तो ये हम पता लगा पा रहे हैं ना कि किसने पहले करवाई, किसने सेकंड में करवाई। तो ये सारी चीज़ें नंबर्स के कारण पॉसिबल हो पाई। वैसे ही जब हम फ्लाइट टिकट लेते हैं तब भी होता है, और
जब हमें अपनी टर्न के लिए वेट करना पड़ता है। मान लो आप किसी बीच पे हो और आपको क्रूज पे घूमने जाना है, ठीक है, समुद्र में आपको घूमने जाना है शिप में, ठीक है, तो आपकी टर्न कैसे आती है वो बताता है कि आपका नंबर जो है आप 5th नंबर पे हो, पहले इतने लोग आ जाएंगे, उसके बाद फिर आपका ये टर्न रहेगा, ठीक है। तो वो कैसे बता पाता है कि 5th पे हो? नंबर्स के कारण, क्योंकि हमें पता है कि हाँ हमसे पहले 4 लोग और हैं, उसके बाद हमारा 5th नंबर है, तो हम 5th पोजीशन जब हमारी मतलब उन लोग घूम के आ जाएंगे तब हम जा पाएंगे। फिर देखो, let us see some situations where numbers make it easy to play a fair game। चलो कुछ situations जानते हैं जहाँ पे numbers के कारण ना हम कोई चीज़ को एकदम तय कर सकते हैं कि हाँ ये एकदम सही सही हुआ है। जैसे देखो, when we count the goals in a football match or when we share the sweets among friends, numbers make us feel nice about the fair share। मान लो जब आप किसी फुटबॉल मैच देख रहे हो, ठीक है, अब अगर आप में आपकी टीम ने 2 गोल मारे, ठीक है, और किसी सामने वाले की टीम ने 4 गोल मारे, तो कौन जीता? सामने वाली टीम जीती, ठीक है। लेकिन अगर ये नंबर्स ही नहीं होते, आप भी गोल मार रहे हो, वो भी गोल मार रहे हैं और बहुत सारे मारते जा रहे हैं, नंबर्स है ही नहीं, तो क्या हम पता लगा पाते कि कौन सी टीम जीत रही है? कोई सा नंबर नहीं है, फर्स्ट आए सेकंड आए, A1 2 3, ये कोई नंबर्स ही नहीं है। वैसे ही अगर आपके पास बहुत सारी चॉकलेट्स है, ठीक है, आप लोग 3 दोस्त हो, आपके पास 12 चॉकलेट्स है और आपको बराबर सबको देना है, ठीक है, तो एक के पास कितनी आएगी बता पाओगे? 12 चॉकलेट्स हैं, आप लोग 3 लोग हो, टोटल है 12, मैंने 4 आपको दी, 4 दूसरे को दी और 4 तीसरे को दी, तो हो गए ना टोटल 12। तो ये मैं जो डिवीज़न है तीनों को बराबर चॉकलेट कब बांट पाई? जब मुझे नंबर्स पता थे। अगर मुझे नंबर्स पता नहीं होते तो क्या मैं आप लोगों को बराबर चॉकलेट दे पाती? नहीं दे पाती, इसलिए नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखो सिचुएशन 1, अब हम कुछ सिचुएशन जानेंगे, कुछ जगह मतलब कहाँ कंडीशंस जहाँ पे नंबर्स का बहुत उपयोग होता है। लेट अस मीट आवर फ्रेंड्स इन द क्लासरूम। तो देखो 2 लोग हैं, उन लोग बोलते हैं चलो एक काम करते हैं, हमारे फ्रेंड से मिलते हैं क्लासरूम में। लीना बोलती है व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू। लीना पूछती है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। तो सीमा बोलती है माई बर्थडे इज़ ऑन फ्राइडे, मेरा बर्थडे फ्राइडे को है। I am trying to work out the number of chocolates I should buy for my friends and teachers। तो सीमा बोलती है कि मेरा बर्थडे फ्राइडे को है और मैं ये पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे कितने चॉकलेट्स चाहिए अपने क्लासमेट्स के लिए और अपने टीचर्स के लिए। तो फिर देखो लीना बोलती है I will help you, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। We have 50 teachers in our class। वो बोलती है कि हम इन आवर स्कूल हमारे साथ टोटल 50 टीचर्स हैं, ठीक है, स्कूल में टोटल 50 टीचर्स हैं और हमारी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो 50 टीचर्स और 30 स्टूडेंट्स टोटल कितना हुआ, चलो देखते हैं। टीचर्स 30 स्टूडेंट्स कितना हो गया? 0 + 0 0 और 5 + 3 6 7 8, ठीक है, तो टोटल 80 हो गया। मतलब उसको पहले 50 टीचर्स के लिए भी चॉकलेट चाहिए और 30 स्टूडेंट्स के लिए भी, तो टोटल उसे 80 चॉकलेट्स चाहिए, ठीक है। अब देखो दैट मेक्स इट 80। लीना बोलती है कि इसका मतलब हमें 80 चॉकलेट्स चाहिए 50 टीचर्स के लिए और 30 स्टूडेंट्स के लिए। फिर आर यू हैविंग फ्रेंड्स इन द नेक्स्ट क्लास टू। अब लीना जो है वो सीमा से पूछती है कि क्या तुम्हारे कुछ जो दोस्त हैं वो दूसरी क्लास में भी हैं। टोटल हमारे क्लास में 30 तो है ही, ठीक है, लेकिन क्या तुम्हारे कुछ दोस्त दूसरी क्लास में भी हैं। तो सीमा बोलती है येस आई हैव 5 फ्रेंड्स इन द नेक्स्ट क्लास। बोलती है हाँ मेरे 5 दोस्त हैं अगली क्लास में, हो सकता है उन लोग 3rd में हो तो वो 4th में उसके 5 दोस्त हों। तो फिर आई थिंक आई शुड गेट रेडी विथ अ बॉक्स ऑफ 85 चॉकलेट्स। तो अब देखो पहले 50 अब 30 तो 80 तो हो गए, अब उसके 5 जो फ्रेंड्स हैं वो और हैं नेक्स्ट क्लास में, तो टोटल कितने हो गए? 0 + 5 5 85। तो सीमा बोलती है कि अब मुझे लगता है कि मुझे 85 चॉकलेट्स के साथ
रेडी रहना चाहिए। टोटल मुझे 85 चॉकलेट्स चाहिए। फिर देखो, एम आई राइट लीना? लीना से पूछती है कि क्या मैं सही हूँ, मुझे 85 चॉकलेट से चाहिए? तो लीना बोलती है दैट इज़ अ परफेक्ट फिगर। ये एकदम सही, जो तुमने यहाँ पे नंबर दिखाया है ये एकदम सही है, तुम्हें 85 चॉकलेट्स ही चाहिए। फिर देखो, बट यू शुड मेक श्योर दैट यू गिव मी एन एक्स्ट्रा वन फॉर हेल्पिंग यू। लेकिन लीना साथ में सीमा को ये भी बोलती है कि याद रखना तुमको मेरे को एक एक्स्ट्रा चॉकलेट देनी है क्योंकि मैंने तुम्हारी हेल्प की है काउंटिंग में। ऐसे बोलती है वो उसको। ठीक है, अब देखो सिचुएशन 2 क्या होता है, एक और अलग कहीं पे बात हो रही है। तो देखो, डैड यहाँ पे बोलते हैं आई थिंक वी नीड टू गो एंड बाय सम न्यू क्लोथ्स फॉर माई कज़न्स वेडिंग्स। मुझे लगता है कि हमें जाना चाहिए और मेरे कज़न के मतलब शायद माम अंकल या अंकल वगैरह के बच्चे की शादी के लिए नए कपड़े खरीदने चाहिए, ऐसा डैड बोलते हैं। तो मॉम क्या बोलती है, व्हाट इज़ योर बजट? मतलब तुम्हारे बजट कितना है? बजट का मतलब तुम कितना पैसा खर्चा करने का प्लान कर रहे हो शॉपिंग में। जो पैसे हम निकालते हैं ना, मान लो मुझे कोई वॉच खरीदनी है, ठीक है, मैंने अभी खरीदी नहीं है, ठीक है, लेकिन मैंने सोच रखा है कि मुझे 3000 के अंदर की ही वॉच चाहिए, ठीक है, मैंने बजट अपना बना लिया, मैंने सोच लिया पहले से कि मुझे 3000 तक की ही वॉच चाहिए। तो जब मैं शॉप में जाऊंगी तो मैं ये ध्यान रखूंगी ना कि मैं 3000 के अंदर की ही वॉच लूँ। ये नहीं कि मेरे को कोई वॉच अच्छी लगी तो मैं 6000 की भी ले ली। क्यों? क्योंकि मैंने बजट ही नहीं बनाया है। मैंने क्या सोचा था, मुझे 3000 की वॉच लेनी है, इतने की ही लेनी है, तो मैं इतनी की ही लूँगी, ये नहीं कि मैं ज़्यादा की लेके आऊँगी। तो ये एक बात है कि जो मॉम है वो पूछती है कि आपका बजट क्या है, आप कितने पैसे सोच रखे हो खर्च करने के लिए शॉपिंग के लिए। फिर देखो, डू यू वॉन्ट सम ग्रैंड पार्टी वेयर्स? वो पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ बहुत ही आलिशान टाइप के कपड़े चाहिए, एकदम जो आप अच्छे पार्टी वेयर, मतलब आप जैसे पार्टी वगैरह में जाते हो तो पहनते हो ना एकदम अच्छे टाइप के कपड़े, आपको वैसे एकदम अच्छे कपड़े चाहिए? Then we can go to the Forum Mall that sells good party wears for a reasonable price. अगर आपको वैसे वाले पार्टी वेयर चाहिए तो हम फोरम मॉल जा सकते हैं। एक मॉल है जिसका नाम है फोरम मॉल, हम वहाँ पे जा सकते हैं और वहाँ पे कपड़े खरीद सकते हैं क्योंकि वो अच्छे प्राइस पे, मतलब कपड़े जितने अच्छे होते हैं उसी हिसाब से पैसे लेते हैं। पैसे बहुत अच्छे रहते हैं, मतलब बहुत महंगे कपड़े नहीं होते। जैसे कुछ कपड़े जो होते हैं ना, उन्हें आप देखो तो आपको लगने लगेगा कि हाँ ये तो बहुत महंगा है, ठीक है, और कुछ कपड़े जो आप देखो तो आपको लगेगा कि ये सस्ता है। तो वो बोल रही है कि रीज़नेबल प्राइस में, मतलब जैसा दिखता है वैसा ही प्राइस में और जो हमें सूट करे ऐसे प्राइस पे वहाँ पे कपड़े मिल जाते हैं फोरम मॉल में। तो फिर देखो डैड क्या बोलते हैं, आई हैव सेट असाइड अ बजट ऑफ 10,000 फॉर द वेडिंग। तो डैड बोलते हैं मैंने अलग से 10,000 रुपये निकाल के रख दिए हैं, यही मेरा बजट है, मतलब हमें 10,000 रुपये ही खर्च करने हैं शादी में पहनने के लिए या जो भी शॉपिंग करने के लिए। दिस इंक्लूड्स द ट्रेन टिकट ऑफ ₹3000 एंड द गिफ्ट मनी ऑफ ₹2500। अब वो बोलते हैं डैड जो है कि मैंने टोटल 10,000 रुपये इस वेडिंग के लिए खर्च करने के लिए सोचे हैं, उसमें 3,000 के ट्रेन टिकट है, मतलब उसी में से वो पैसे जाएंगे। मान लो आपके पास टोटल 10,000 रुपये है ना, तो उसी में से वो 3,000 रुपीज़ क्या के लिए देंगे, ट्रेन के लिए। उसमें से 3,000 उसने ट्रेन के लिए निकाल दिए। तो अब कितने बचे, माइनस करो, 0 0 0, यहाँ पे 10 3 7,000। अब उसके पास 7,000 बचे, उसने ट्रेन के पैसे निकाल दिए तो ट्रेन टिकट तो हो गया, अब उसके पास 7,000 बचे। इस 7,000 में से उसने 2,500 रुपीज़ गिफ्ट के लिए निकाल दिए, तो 2,500 और इसमें से माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 5 10। इसमें से आप एक यहाँ पे लोगे तो ये कितना हो जाएगा 6, ये इसको कैरी दे देगा तो ये बन जाएगा 10। हम जानते हैं ना कि जो 0 है वो 10 बन जाता है। 10 - 5 5, अब 6 - 2 4। अब इनके पास टोटल कितने पैसे बचे हैं, 4,500, क्योंकि उसने पहले ही 3,000 ट्रेन में की टिकट के लिए यूज़ कर लिए और 2,500 उसने गिफ्ट के लिए यूज़ कर लिए। ठीक है,
बचे कितने 4500। इसी 4500 में या 4500 में उन्हें शॉपिंग करनी है। तो देखो, I do not want to spend any money for my clothes because uncle gave me a good shirt when he came from the US। अब जो डैड है वो बोलते हैं कि मुझे मेरे कपड़ों पे खर्च करने के लिए एक भी मतलब मेरे जो कपड़े हैं मुझे नहीं लेने हैं। क्यों? क्योंकि जब अंकल, उसके कोई अंकल रहे होंगे डैड के, वो जब यूएसए से आए थे तो उनके लिए बहुत अच्छी सी शर्ट लेके आए थे, तो वो सोचे कि वो शादी में उसी शर्ट को पहन लेंगे। फिर मॉम क्या बोलती है, आई थिंक आई हैव इनफ साड़ीज दैट आर क्वाइट सूटेबल टू बी वॉर्न फॉर द वेडिंग। वो बोलती है कि मेरे पास, मुझे लगता है कि मेरे पास पर्याप्त साड़ियाँ हैं जिसे मैं शादी में पहन सकती हूँ, जो कि शादी में पहनी जा सकती हैं। अच्छी अच्छी साड़ियाँ मेरे पास हैं। We need to look for some घाघरास for नीतू and a कुर्ता for नंदू। और वो साथ में क्या बोलती है, हमें क्या देखने की ज़रूरत है। अब डैड के भी कपड़े हो गए, मॉम के भी कपड़े हो गए, अब ये नीतू और नंदू जो है उनके बच्चे हैं। तो वो बोलती है कि हमें क्या लेना है, कुछ घाघरा लेना है नीतू के लिए और एक कुर्ता लेना है नंदू के लिए। बस इतनी ही शॉपिंग हमें करनी है, क्योंकि मॉम बोलती है मेरे पास साड़ियाँ भी है और डैड बोलते हैं कि मेरे पास एक अच्छी शर्ट रखी है जो कि अंकल यूएसए से लेके आए थे। अब देखो, नीतू एंड नंदू, मॉम वी आर कमिंग विथ यू फॉर द शॉपिंग, वी आर रियली एक्साइटेड अबाउट अंकल्स वेडिंग। तो नीतू और नंदू क्या बोलते हैं कि मॉम हम भी आपके साथ शॉपिंग पे आएंगे, हम दोनों अंकल की शादी के लिए बहुत एक्साइटेड और बहुत उत्साहित हैं, हम बहुत ना खुश है कि हमें वहाँ जाना है। तो फिर देखो मॉम क्या बोलती है, You have to solve this problem if you want to come with us for shopping। मॉम उनको बोलती है कि तुम्हें इस प्रॉब्लम को, ये एक, मैं तुमको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, उसे तुम्हें सॉल्व करना है अगर तुम शॉपिंग पे आना चाहते हो। मतलब शॉपिंग पे तुम तभी आ सकते हो जब ये क्वेश्चन सॉल्व कर दो, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, ये समस्या हल कर दो। If dad has 10,000 rupees and he spends 3,000 for the train ticket and pays 2,500 for the gift money, how much money is left for shopping your dresses। हाँ, मॉम उससे क्वेश्चन पूछती है कि अगर डैड के पास टोटल 10,000 रुपीज़ थे, उसमें से उन्होंने 3,000 रुपीज़ ट्रेन टिकट पे खर्च कर दिए और 2,500 रुपीज़ गिफ्ट मनी, मतलब पैसे देते हैं। जैसे जब आप शादियों में जाते हो ना, तो कुछ पैसे जो हैं वो एज अ गिफ्ट दूल्हा दुल्हन को दिया जाता है। तो ये 2,500 रुपीज़ वो लोग दूल्हा दुल्हन को देंगे वहाँ पे। तो अगर उसमें से उन्होंने 3,000 रुपीज़ और 2,500 रुपीज़ अलग निकाल दिए, तो शॉपिंग के लिए, कपड़े खरीदने के लिए कितने पैसे बचे। तो देखो मैंने तो पहले ही बता दिया था आपको, 10,000 थे, उसमें से 3,000 माइनस किए तो 7,000 बचे। उस 7,000 में 2,500 उन्होंने और निकाल दिए गिफ्ट मनी के लिए, तो कितने बचे 4,500। ठीक है, आप इसे सॉल्व करके देखो, सॉल्व करना अपनी कॉपी में और उसके बाद मुझे सेंड करना। अब देखो नंदू क्या बोलता है, देखो, मॉम दिस इज़ रियली सिंपल। वो बोलता है माँ ये तो बहुत ही आसान है। अकॉर्डिंग टू वॉट माई टीचर टोल्ड मी द अमाउंट दैट वी आर स्पेंडिंग शुड बी एडेड फर्स्ट। हाँ देखो, वो बोलते हैं कि मेरी जो टीचर ने हमें बताया है उस हिसाब से जो हमने पहले ही स्पेंड कर दिया है, खर्च कर दिया है, उसे हमने पहले ऐड कर लेना चाहिए और उसके बाद फिर टोटल मनी से माइनस कर देना चाहिए। वो एकदम सही तरीका होता है। मैंने ये आपको सिंपली बताया था, जो करेक्ट तरीका है वो वही है। सबसे पहले आप क्या करोगे, टोटल तो हमारे पास कितना है 10,000। ठीक है, ये मैथ्स का पैटर्न है, मैं आपको इजी करने के लिए वो बता रही थी। जो रियल पैटर्न वाइज है वो ये है, टोटल मनी हमारे पास ये है, तो और हमने क्या ट्रेन टिकट में कितना खर्चा किया, ट्रेन टिकट 3,000। वैसे ही गिफ्ट मनी 2,500। ठीक है, अब मैथ्स के पैटर्न के हिसाब से मैं ये आपको इजी करने के लिए बता रही थी बेटा, ये करेक्ट मेथड नहीं है। सबसे जो मेथड जो सही है ना वो यही है कि जितना हमने खर्च कर दिया है उसे हम पहले ऐड करेंगे। ठीक है, तो पहले इन दोनों को प्लस करो, तो ये है टोटल 0,
0, 0 + 5 5 और 3 + 2 5। इतना पैसा हमने टोटल खर्च कर दिया है। अब इस स्पेंड किए गए मनी, टोटल खर्च किए गए मनी को हम टोटल मनी से माइनस कर देंगे। तो ये टोटल मनी था हमारा 10,000, ये है टोटल। और स्पेंड कितना है जो हमने खर्च कर दिया है, तो वो है 5,500। ठीक है। अब लेफ्ट मतलब कितने पैसे बच गए, तो माइनस करोगे तो 0 0। अब 0 में से 5 तो माइनस हो नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक कैरी लेंगे। तो हमने इस 10 में से एक कैरी ले लिया, तो ये 10 बन गया 9 और ये वाला 0 बन गया 10। अब 10 - 5 5 और 9 - 5 4। तो हमारे पास टोटल कितने पैसे बचे, 4,500। ठीक है। तो देखो यहाँ पे यही बताया गया है। तो सबसे पहले हमने ऐड किया, उसके बाद फिर जो पैसे हमारे पास टोटल थे उसमें से हमने बचे हुए पैसे को, मतलब स्पेंड किए गए पैसे को हमने माइनस कर दिया, तो हमें बचे हुए पैसे मिल गए। यही बात नंदू ने भी बताई। नीतू क्या बोलती है, देखो, नंदू यू आर अ ग्रेट चैम्पियन ऑफ मैथमेटिक्स। नीतू बोलती है कि तुम तो एकदम चैम्पियन हो मैथमेटिक्स की, तुम्हें तो बहुत मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से आता है। फिर देखो सिचुएशन 3। अब तीसरी सिचुएशन क्या है, My grandmother tells me a lot of bedtime stories. She is really fond of teaching numbers using stories. यहाँ पे grandmother की बात हो रही है, दादी की बात हो रही है कि वो सोते टाइम पे मुझे बहुत सारी स्टोरीज बताती है और वो ना उन्हें नंबर पढ़ाने का बहुत शौक है। वो नंबर्स वगैरह पढ़ाने में बहुत इंटरेस्टेड रहती है, उन्हें नंबर्स पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। She retired as a mathematics teacher and she plays with number patterns. वो ना पहले एक मैथमेटिक्स की टीचर थी जो अब रिटायर हो चुकी है, मतलब अब वो नहीं, वो रिटायरमेंट होता है ना, एक एज होती है जिसके बाद आप रिटायर हो जाते हो और बस उसके बाद फिर आप काम नहीं करते हो। तो वो एक मैथमेटिक्स टीचर थी जो अब रिटायर हो चुकी है और वो अलग अलग नंबर के पैटर्न्स के साथ दिन भर हमें कुछ ना कुछ बताते रहती है। I still remember the way she taught us to apply the multiplication concept using the 3 little cats. वो बोलती है कि मुझे अभी भी याद है कि कैसे उन्होंने ये बताया था हमें कि कैसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 little cats को यूज़ करके। तो अब ये 3 little cats कंसेप्ट क्या है देखते हैं उनका। Once upon a time there lived 3 little cats. एक बार की बात है, 3 छोटी छोटी बिल्लियाँ रहती थी। The first cat was 5 years old. जो पहली कैट थी वो 5 साल की थी। The second one was 4 years old. जो दूसरी कैट थी वो 4 साल की थी। And the youngest one was 2 years old. और जो सबसे छोटी वाली थी ना वो 2 साल की थी। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, The age of which cat is an odd number? अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कौन सी कैट की जो एज है, मतलब साल, जितने साल की वो है, वो एक ऑड नंबर है। नंबर्स 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ऑड नंबर, दूसरा होता है इवन नंबर। ऑड नंबर हमेशा, ऑड और इवन दोनों ही 2 के डिफरेंस में आते हैं। ठीक है। अब आप देखना 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। जो पहला 1 एक ऑड नंबर है, ठीक है, 2 इवन नंबर है। वैसे ही अब ये चलते जाएगा, 1 के डिफरेंस के बाद हर एक ऑड नंबर आता है और 1 के डिफरेंस के बाद हर एक इवन नंबर आता है। तो यहाँ पे ऑड आया, अब इवन आया, अब क्या आएगा, ऑड, फिर क्या आएगा, इवन, फिर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन। 2 के टेबल में, मतलब 2 से जो भी नंबर डिवाइड हो जाए वो इवन होता है और जो 2 से डिवाइड ना हो पाए वो ऑड नंबर होता है। जैसे मैं डिवाइड करना चाहूँ, अगर आप लोगों ने डिवाइड पढ़ा हो तो 3 को मैं 2 से डिवाइड करूँगी तो 2 1 जा 2,
माइनस करोगे तो 1 रिमाइंडर बच रहा है। तो क्या ये पूरा डिवाइड हुआ? नहीं हुआ, इसलिए ये एक 3 जो है एक ऑड नंबर है। लेकिन अगर मैं 4 को डिवाइड करूँ तो 4 को मैंने डिवाइड किया 2 से, तो 2 1 जा 2, 2 का टेबल तो आपको पता है, 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 4, हमने माइनस किया, 4 माइनस 4 0, ये पूरा 0 हो गया ना, मतलब 2 ने 4 को पूरी तरीके से डिवाइड कर दिया, तो ये एक इवन नंबर है। तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पे 3 कैट की हमने बात की, एक जो है वो 5 साल की है, दूसरी 4 साल की है और तीसरी जो है 2 साल की है। तो कौन सी कैट की एज जो है वो ऑड नंबर है? तो सीधी सी बात है, ऑड नंबर यहाँ पे क्या है, देखो 2 तो हमने देख लिया इवन है, 4 भी इवन है, तो ऑड क्या है? 5 है ना। तो आप सभी देखो पेंसिल्स रेडी रखना, और यहाँ पे ये आपको जो येलो बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे आप लिखेंगे फर्स्ट कैट। तो जल्दी से इस येलो बॉक्स में लिखो फर्स्ट कैट, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। ईच लिटिल कैट वॉन्टेड टू बिल्ड अ हाउस। हर एक छोटी कैट जो है ना वो एक घर बनाना चाहती थी। द फर्स्ट कैट वॉन्टेड टू बिल्ड अ हाउस ऑफ वुड। जो पहली कैट थी वो लकड़ियों से एक घर बनाना चाहती थी। द कॉस्ट ऑफ ईच बंडल ऑफ वुड वॉज ₹10। हर एक वुड के जो बंडल, लकड़ियों का जो गट्ठा था, उसका जो कॉस्ट था वो 10 रुपये था। मैंने एक बंडल जो है, कॉस्ट ऑफ 1 बंडल वुड इज इक्वल टू ₹10। एक बंडल जो वुड है, एक जो गट्ठा जिसे हम बोलते हैं वुड का, लकड़ी का, उसका कॉस्ट है, वो इसकी कीमत है 10 रुपये। अब उस कैट को ना टोटल 5 ऐसे गट्ठे चाहिए थे। एक की कीमत है 10 रुपये, उसे टोटल चाहिए थे 5 गट्ठे। हाउ मच मनी डज ही नीड टू बाय द वुड। तो उस कैट को अपना घर बनाने के लिए, मतलब 5 बंडल खरीदने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत थी? मान लो मैं आपसे बोल रही हूँ कि एक डेयरी मिल्क की कॉस्ट जो है, आप लोग तो खाते होगे है ना चॉकलेट, तो मैं बोल रही हूँ कि एक डेयरी मिल्क की कॉस्ट जो है वो 10 रुपये है। आप लोग तो लेने जाते हो। अब मैंने आपको बोला कि जाओ दुकान से जाके 5 डेयरी मिल्क लेके आओ, ठीक है। एक की कॉस्ट देखो 10 रुपीज़, हम सब खाते हैं, आप जानते हो। तो 5 की कॉस्ट कितनी होगी बताओ? ये होगी 50 रुपीज़। और ये 50 हमने कैसे निकाला? तो हमने क्या किया, एक की कॉस्ट थी ₹10, तो 5 की कॉस्ट के लिए हमने क्या किया, इस 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो 5 इंटू ₹10 इज इक्वल टू, तो देखो मल्टीप्लाई हम ऐसे करते हैं, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, हो गया ₹50। तो वैसे ही यहाँ पे ये क्वेश्चन है, एक बंडल वुड की, मान लो एक डेयरी मिल्क है, उसकी जगह पे एक बंडल वुड है, उसकी कॉस्ट 10 है, 5 बंडल चाहिए तो कितना होगा? ऐसे ही होगा ना, एक बंडल 10 रुपीज़, तो 5 बंडल्स 5 इंटू 10 रुपीज़, तो दोनों को इंटू करो, 10 इंटू 5 करो या 5 इंटू 10, तो कितना आएगा? 50 रुपीज़। तो हमें टोटल चाहिए 50 रुपीज़, मतलब उस कैट को 5 बंडल लकड़ी खरीदने के लिए 50 रुपीज़ चाहिए। तो यहाँ पे आप आंसर लिखेंगे, सो द कॉस्ट ऑफ 5 बंडल्स इज ₹50। ऐसे ₹50 लिखो, ये येलो बॉक्स 2 है, ठीक है। अब चलो, Grandma's tales always used to take us to the world of patterns and shapes. जो दादी माँ थी, उनकी जो कहानियाँ थी वो हमेशा ही एक नई दुनिया में लेके जाती थी हमें, जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके होते थे और बहुत सारे अलग अलग शेप होते थे, ठीक है। She used to tell us about the different kinds of operations, additions and subtraction, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। वो हमें अलग अलग जो तरीके से ऑपरेशंस होते हैं ना, एडिशन
मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न, इन्हें हम ऑपरेशंस कहते हैं। ठीक है, ऑपरेशंस के इन्हें कहा जाता है मैथमेटिक्स में, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। तो ग्रैंडमा जो है ना वो अलग अलग तरीके से हमें ये चारों चीज़ों को बताती थी। She not only told us the stories but made us write stories using number sentences. वो सिर्फ स्टोरीज ही नहीं बताती थी, बल्कि वो क्या करती थी, हमें ये भी सिखाती थी कि कैसे हम नंबर्स का यूज़ करके अपने आप ही नंबर्स की स्टोरी बना सकते हैं। तो देखो, एज अ चाइल्ड आई वॉज गुड एट मेकिंग अप माई ओन स्टोरी यूजिंग अ नंबर सेंटेंस। अब ये जो है ना वो बताता है कि जब मैं बच्चा था तो मैं बहुत अच्छा था ऐसे ही नंबर सेंटेंसेस से स्टोरी बनाने में। तो कैसी स्टोरी बनाते थे वो लोग नंबर सेंटेंस से, देखो। I used to be a great storyteller by just looking at these number sentences. मैं एक बहुत ही अच्छा स्टोरी बताने वाला था। अब और मैं ऐसी जो स्टोरीज थी ना वो तो बिल्कुल ऐसे ही नंबर्स को, नंबर के जो सेंटेंसेस थे उन्हें देख के बता देता था। वो ऐसा बोल रहा है, These sentences using numbers can tell different kinds of stories. ये जो हम स्टोरीज नंबर का यूज़ करके बनाते हैं वो अलग अलग तरीके से अलग अलग स्टोरीज बताने के लिए यूज़ की जाती है। तो देखो, Grandma gave me this number sentence and I started telling her the story. तो वो क्या करती थी, ग्रैंडमा क्या करती थी, वो कुछ नंबर्स वगैरह दे देती थी और उसके बाद फिर बोलती थी कि चलो अब एक स्टोरी बनाओ। तो ये नंबर सेंटेंसेस वो कैसे देती थी, देखो। जैसे ये नंबर सेंटेंसेस है, ये एक नंबर सेंटेंस है। ठीक है, ये ऐसा ग्रैंडमा देती थी। अब वो स्टोरी बताना शुरू करता था। कैसे, देखो। आई वेंट टू द विलेज टू माई ग्रैंड मास हाउस। अब वो स्टोरी बता रहा है, मैं गांव में गया अपनी दादी के घर पे। आई सॉ 9 monkeys ऑन द ट्री। मैंने क्या देखे, मैंने 9 monkeys देखे एक ट्री पे। देखो 9 से बन गया सेंटेंस, 9 monkeys। ठीक है, 9 monkeys देखे एक पेड़ पे। फिर दे वर बिजी ईटिंग बनानास। वो लोग क्या कर रहे थे, तो वो केले खाने में बिजी थे। 9 monkeys थे एक पेड़ में और वो सभी बनानास खाने में बिजी थे। 3 of their friends from the other trees came to take the bananas for them. अब क्या हुआ, उस एक पेड़ पे 9 monkeys थे। अब 3 जो monkeys हैं वो दूसरे पेड़ से आ गए। ठीक है, ये 1 ट्री 1 में है और ये अदर ट्री से इस ट्री पे 3 monkeys और आ गए। ठीक है, तो देखो 9 monkeys भी हो गया, 3 monkeys भी हो गया। अब क्या हुआ, ये अब कितने हो गए टोटल, पहले यहाँ पे 9 थे, 3 monkeys और आ गए, तो 9 + 3 12। ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। देख रहे हो, पहले 9 monkeys थे एक पेड़ में, दूसरे पेड़ से 3 monkey आ गए, टोटल हो गए 12। अब क्या हुआ, मंकीज ज़्यादा हो गए तो वो लोग बनानास के लिए एक दूसरे से छीना झपटी करने लगे। वो लोग एक दूसरे से छीनने लगे। फिर क्या हुआ, वो लोग बनाना के लिए लड़ाई करने लगे। There was a nest on the tree and the mother bird was carefully watching the 3 eggs in the nest. वहाँ पे ना उस पेड़ में, जिस पेड़ में ये मंकीज़ थे, अब जो 12 मंकीज़ हो गए थे, वहाँ पे एक चिड़िया का घोंसला था और वो जो बर्ड मदर बर्ड थी, जो माँ थी, वो अपने 3 अंडों को बहुत ही ध्यान से देख रही थी। ठीक है, वो उनकी हिफाजत कर रही थी। ठीक है, उनको सुरक्षित रखने का प्रयास कर रही थी। The fight was so bad and the monkey started running up and down the branches of the tree. जो अब क्या हुआ, वो तो देखो 3 आ गया, 3 वो अपने
3 एग्स की हिफाजत कर रही थी, सुरक्षा कर रही थी। अब ये लोग क्योंकि यहाँ पे 12 मंकीज हो गए तो वो लोग आपस में लड़ने लगे बहुत ज़्यादा, और इतना लड़े कि फिर वो लोग ना उस जो अलग अलग टहनियों थे उसमें एकदम कूदने लगे पेड़ के, इधर से उधर उधर से इधर, मंकीज एकदम इधर से उधर जाने लग गए। उससे क्या हुआ, द मदर बर्ड वॉज वरीड, जो मदर बर्ड थी वो बहुत चिंता करने लगी, वो अपने अंडे का मतलब अपने बच्चों का, जो एग्स थे उनकी चिंता करने लगी कि पता चला ये लोग दौड़ रहे हैं और कुछ हो गया। फिर द मंकीज जम्प्ड ऑन द ब्रांच एंड ऑलमोस्ट हिट द नेस्ट। तो ये जो मंकीज थे ना, वो जो टहनियाँ थी अलग अलग, पेड़ जो होता है ना उसमें अलग अलग ब्रांचेज होते हैं, तो उसमें ये मंकीज जो है ना वो लोग कूद रहे थे। तो इतने ज़ोर ज़ोर से कूदे कि वो एक जो मंकी था वो लगभग उस नेस्ट को ही ना मतलब आके उससे टकरा गया। ठीक है, तो उस टकराने से क्या हुआ, 2 अंडे वो ज़मीन पे गिर गए। आया समझ में, 2 जो अंडे थे वो ज़मीन पे गिर गए। देखो 3 थे, उसमें से 2 ज़मीन पे गिर गए। अब वहाँ पे नेस्ट में कितना बचा था, टोटल 3 थे, 2 जो है वो नीचे गिर गए। यहाँ पे 3 थे, उसमें से 2 जो हैं वो नीचे गिर गए। तो अब यहाँ से तो वो है नहीं, तो टोटल कितना बचा, 1। तो देखो ये वाला सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया ना। अब द ग्राउंड वॉज अ बेड ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स एंड सो द एग्स डिड नॉट ब्रेक। हाँ, तो जब वो नीचे गिरे ना, तो जो ग्राउंड था, ज़मीन जो थी आपका मैदान, वहाँ पे ना बहुत बड़े बड़े घास और बहुत सारे फ्लावर्स थे, मतलब बिछे हुए थे फ्लावर्स। तो जब वो अंडे नीचे गिरे, ठीक है, तो उसी फ्लावर्स और वो घास के ऊपर गिरे, जिसके कारण वो टूटे नहीं। फिर 2 बॉयज़ हु वर प्लेइंग नियर द ट्री केम रनिंग टूवर्ड्स द एग्स। 2 लड़के जो कि उसी ग्राउंड के आसपास खेल रहे थे, ट्री के आसपास खेल रहे थे, वो जब देखे कि वो एग्स गिर गए तो वो उनके पास पहुँचे। ठीक है, दे पिक्ड अप द एग्स केयरफुली एंड प्लेस देम बैक इन द नेस्ट। वो लोग उस एग्स को अच्छे से ध्यान से ऊपर अपने हाथ में लिए और उसे नेस्ट में दोबारा से रख दिए। द मदर बर्ड लुक थैंकफुली एट द बॉयज़। वो जो मदर बर्ड थी वो बहुत ही ना मतलब उनको क्या बोलना चाहिए, धन्यवाद देते हुए नज़रों से उन बच्चों को, उन लड़कों को देखी। थस यू कैन सी दैट नंबर स्टेटमेंट्स। हाँ, तो देखो पहले 2 नीचे गिर गए थे, अब यहाँ क्या बच गया था, 1 ही बच गया था, लेकिन उन लड़कों ने उन 2 को वापस ऊपर रख दिया। तो पहले से 1 था, अब वो 2 फिर से हो गए, तो टोटल 3 हो गए। तो इस तरीके से ये जो नंबर सेंटेंस था वो कंप्लीट हो गया और उससे हमने ये एक स्टोरी भी सीख ली। ठीक है, तो देखो thus you can see that number statements with just some signs in between can tell you many tales that are interesting। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये जो नंबर स्टेटमेंट है और जिनके बीच में कुछ साइंस हो, बस जैसे ये प्लस का, माइनस का, फिर प्लस का, इससे हम कई अलग अलग बहुत ही इंटरेस्टिंग, रोमांचक सी या अच्छी सी स्टोरीज हम बना सकते हैं। ठीक है, इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट नंबर्स। अब सोच के देखो, अगर नंबर्स नहीं होते इस दुनिया में तो कैसे होता। ऑल द हैपनिंग्स इन द वर्ल्ड इज़ काउंटेबल। इस दुनिया में जो चीज़ भी हो रही है वो सब हम काउंट कर सकते हैं। और क्यों काउंट कर सकते हैं, तो इन नंबर्स के कारण काउंट कर सकते हैं। नंबर्स हमें काउंट करने में हेल्प करते हैं। Let us take charge of all the great values of life that are contributed by this world of numbers। तो चलो अब हम क्या करते हैं कि ये जो वर्ल्ड है जो कि नंबर से बनी हुई है, उन्हें हर तरीके से जानने का जो है तरीका सीखते हैं और इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं ताकि हम अलग अलग तरीके से और नंबर्स बना सकें। वी नीड टू वैल्यू दैम एंड बी ऑनेस्ट इन अवर वेज ऑफ लाइफ। तो हमें क्या करना चाहिए, इनकी कद्र करनी चाहिए और लाइफ में हमेशा ईमानदार रहना चाहिए इनके तरीक़ों को लेके। तो हमें हमेशा ही मैथमेटिक्स को अपनी लाइफ का अच्छा पार्ट मानना चाहिए। ठीक है, और उसे कभी भी हेट नहीं करना चाहिए। आपको इसे हमेशा अच्छे से पढ़ते रहना चाहिए और सीखते रहना चाहिए। सो हमने ये चैप्टर पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में अच्छा एक काम करते हैं, इसे तो अभी ही पढ़ लेते हैं। देखो आ जाओ आप लोग ब्राउन बॉक्स पे, फर्स्ट वाले में, यहाँ पे द ऑथर सेज दैट नंबर्स आर अ लॉजिकल वर्ल्ड ऑफ ब्लैंक एंड ब्लैंक। तो द ऑथर सेज, ये ब्राउन बॉक्स है ना, 1 1। तो the author says that the numbers are a logical world of
पहले वाले ब्लैंक में आएगा शेप्स और दूसरे वाले ब्लैंक में आएगा पैटर्न्स। ठीक है, अब यहाँ पे एंटोनिम दिया हुआ है एक परफेक्ट, तो परफेक्ट का जो एंटोनिम है ऑपोजिट होता है। परफेक्ट मतलब एकदम सही, तो इम्परफेक्ट मतलब जो उतना सही नहीं होता है। फिर वाई इज द वर्ड फेयर यूज्ड व्हाइल शेयरिंग थिंग्स विद अदर? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हेन वी से अ फेयर शेयर? अच्छा, आप फेयर वर्ड से क्या समझते हो? मतलब एकदम सही तरीके से। फेयर शेयर का मतलब होता है सही तरीके से। अब मान लो आपकी क्लास में मेरे टोटल 50 बच्चे हैं, ठीक है, और मेरे पास है 100 चॉकलेट्स। तो मैंने क्या किया, मैंने आप में से 25 बच्चों को 3 चॉकलेट्स दे दी और 25 बच्चों को 1 चॉकलेट दी। तो क्या ये बराबर होगा? बोलो, नहीं होगा ना। बराबर कब होगा? जब मैं आप सबको 2 चॉकलेट्स दूंगी, तभी ये बराबर होगा। तो इसी को हम बोलते हैं फेयर शेयर, मतलब बराबरी से बांट देना। फिर देखो ग्लॉसरी, ब्लेंड। ब्लेंड का मतलब होता है मिक्स टुगेदर, जब चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं उसे हम ब्लेंड कहते हैं। लॉजिकल, सीम्स रीजनेबल और सेंसिबल, जो ना हमें रीजनेबल लगे कि मतलब हाँ ये तो एकदम सही सही है, जिसे आप देखो तो आप तर्क कर सको कि हाँ ये बात तो एकदम सही है, उसे हम रीजनेबल कहते हैं, लॉजिकल कहते हैं। क्रूज, बोट ट्रिप या सी ट्रिप, जब हम बोट पे कोई ट्रिप लेते हैं, जगह पे घूमते हैं किसी, या फिर सी में ट्रिप लेते हैं, जगह पे घूमते हैं, उसे हम क्रूज बोलते हैं। फेयर तो प्रॉपर, ऑनेस्ट, इम्पार्शियल या रीजनेबल, जो एकदम सही हो, वही बराबर, ईमानदारी से किया गया, ठीक है, भेदभाव ना करते हुए, सबको बराबर। बजट, फाइनेंशियल प्लान्स, फंड्स, टोटल मनी फॉर स्पेंडिंग, वही जितना पैसा आपने सोचा है कि आपको इतना ही पैसा खर्च करना है, यही आपका बजट है। अब देखो, आ जाओ नेक्स्ट पेज के ब्राउन बॉक्स पे। Why did the family want to go shopping? क्यों वो फैमिली शॉपिंग पे जाना चाहती थी? तो टू गो फॉर अ वेकेशन, वो किसी छुट्टी पे जाना चाहती थी, या टू अटेंड अ वेडिंग, वो एक शादी अटेंड करने वाली थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो सेकंड है। आप सेकंड वाले पे टिक करेंगे, टू अटेंड अ वेडिंग। फिर देखो यहाँ पे एंटोनिम्स दिया हुआ है। स्पेंड मतलब होता है खर्च करना, तो सेव मतलब होता है बचाना। सिंपल आसान, डिफिकल्ट मुश्किल, ठीक है। फिर वर्ल्ड मैथ्स डे इज हेल्ड ऑन द फर्स्ट वेंसडे इन मार्च एवरी ईयर। वर्ल्ड मैथ्स डे एक डे होता है, वर्ल्ड मैथ्स डे, वो ना मार्च महीने के हर साल फर्स्ट वेंसडे को हर साल आयोजित किया जाता है। उसमें क्या होता है कि ये एक ऑनलाइन इंटरनेशनल कंपटीशन होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे बहुत सारे इसमें पार्ट लेते हैं और मैथ्स के क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। ये जो प्रोग्राम है वो 2010 से चलाया गया है और ये लार्जेस्ट, सबसे बड़ा ऑनलाइन कंपटीशन है, ठीक है। यही है आपका पिंक बॉक्स। सो आई थिंक ये चैप्टर अब कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज फिल करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो सो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।